आप लोगों ने स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में सुना होगा। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 में हुआ था, यानी कि 9 साल पूरे हो चुके हैं इसके। और यह दिवस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप का समर्थन करना और निवेश को प्रोत्साहित करना इसका का उद्देश्य था। अब आप लोगों से इस तरह के टॉपिक के बारे में, इस तरह की पहल के बारे में, योजना के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आखिर स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए आप लोगों को। और स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं तो उपलब्धियां भी तो देखी जाएंगी। तो उन उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण पहलें क्या हैं उन्हें भी देखेंगे। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष आखिर क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और आप लोगों का कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। स्टार्टअप इंडिया पहल का शुभारंभ 2016 में किया गया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत भारत के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है। इस पहल का लक्ष्य नवाचार और उद्यमशीलता के लिए एक ऐसा सुदृढ़ परिस्थिति की तंत्र निर्मित करना है जो कर लाभ, सरल अनुपालन और वित्त पोषण के अभिगम जैसे उपायों के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता कर आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दें। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं, तो स्टार्टअप्स के लिए फंड और ऑफ फंड्स। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए कितना 10,000 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया जाता है। और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS के तहत स्टार्टअप्स को संकल्पना के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना CGSS के अंतर्गत ऋण अभिगम सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण SIPP के तहत स्टार्टअप को कम लागत पर पेटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क पंजीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण में सहायता प्रदान की जाती है इसमें। और आप देखेंगे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रमुख इसकी विशेषताओं की बात करें तो स्टार्टअप मान्यता, सुव्यवस्थित पंजीकरण और पात्रता मानदंड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरलीकृत अनुपालन, सौ प्रमाणन और एक स्थलीय स्वीकृति से स्टार्टअप्स की नौकरशाही संबंधी बाधाएं कम होती हैं। और कर लाभ, तो पात्र स्टार्टअप्स को निरंतर 3 वित्तीय वर्ष के लिए लाभ पर कर छूट प्रदान की जाती है, जिससे लाभ प्रदाता और विकास को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्र विशिष्ट नीतियां, जो जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लक्षित पहल केंद्रीय विकास और नवाचार को बढ़ावा देती है। क्षमता निर्माण, तो स्टार्टअप इंडिया हब एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो स्टार्टअप्स को सलाहकारों और निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से जोड़ता है। जबकि मेंटरशिप कार्यक्रम उद्यमशीलता कौशल और व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और आप देखिए स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। तो स्टार्टअप्स में वृद्धि, DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 500 थी 2016 में, इसे बढ़ाकर आप देखते हैं कितनी हो गई, 1.59 लाख हो गई 2025 में, 1.59 लाख। और 2016 में कितनी थी, 500। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ी है ये। और स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप हैं इसमें। और आप देखते हैं कि रोजगार सृजन, तो इसमें आप देखते हैं कि अक्टूबर 2024 तक स्टार्टअप ने IT सेवाओं यानी 2.04 लाख और हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस से इसमें 1.47 लाख जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ 16.6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न किए हैं। क्या रोजगार उत्पन्न किए हैं। और आप देखेंगे इसमें महिला उद्यमियों का उदय, वर्ष 2024 तक 73,151 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। गैर मेट्रो शहरों पर ध्यान केंद्रित करना, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रमों ने गैर मेट्रो शहरों में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत किया है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण पहल क्या है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो परिस्थिति तंत्र विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप महाकुंभ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो भारत की उद्यमशीलता की भावना और नवाचार को प्रदर्शित करता है। 2024 में आयोजित पहले संस्करण में
48,000 से अधिक आगंतुकों और 392 वक्ता शामिल हुए हैं। दूसरा संस्करण आप देखिए अप्रैल 2025 में स्टार्टअप इंडिया @2047 भारत की कहानी को उजागर करना पर केंद्रित होगा और जिसमें वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत के भविष्य पर प्रकाश डाला जाएगा। ASCEND स्टार्टअप क्षमता और उद्यमशीलता अभियान में तेजी लाना, कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमियों को समर्थन देती हैं और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दौरान उद्यमशीलता का जश्न एक तरह से मनाता है। देख रहे हो आप लोग ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तो इसमें आप देखिए भारत की G20 अध्यक्षता ने वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह को संस्थागत रूप दिया। भास्कर, तो आप देखते हैं वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक, सलाहकार, सेवा प्रदाता और सरकारी निकाय जैसी विविध स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारक सहजता से जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। या स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत संसाधन, सुव्यवस्थित बातचीत के लिए व्यक्तिगत भास्कर आईडी और अवसरों की बेहतर खोज के लिए उन्नत खोज सुविधा प्रदान करता है। यह मंच भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में बढ़ावा देता है तथा समावेशिता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर गैर मेट्रो क्षेत्रों के स्टार्टअप को सशक्त बनाता है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष आखिर चुनौतियां क्या हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये पूंजी तक पहुंच, पहल के बावजूद कई स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में। अगस्त 2024 में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में वित्त पोषण जुलाई 2024 में 2,202 करोड़ रुपए से घटकर 630 करोड़ रुपए हो गया और अक्टूबर 2024 में 1,743 करोड़ रुपए से नवंबर 2024 में 202 करोड़ रुपए हो गया है, जो टीयर 1 शहरों के साथ असमानताओं को उजागर करता है। विनियामक बाधाओं की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखिए भारत की जटिल और अस्पष्ट विनियामक वातावरण स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए ओला और उबर जैसे ऐप आधारित कैब सेवाओं को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत करने पर बहस ने परिचालन अनिश्चितताएं पैदा कर दी है। इसके अतिरिक्त आप देखिए नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2024 के परिणाम स्वरूप स्टार्टअप को अधिक अनुपालन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही यह आवश्यक हो। विस्तार संबंधी आप देखते हैं कि चुनौतियां, ये आप देखिए अध्ययनों के अनुसार मजबूत वृद्धि के बावजूद लगभग 90% स्टार्टअप पहले 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण विस्तार संबंधी समस्याएं हैं, परिचालन संबंधी अक्षमताओं और नए बाजारों में प्रवेश करने में आने वाली चुनौतियां। स्थिरता के मुद्दे, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एड टेक सहित कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और जिससे बाजार संतृप्ति और लाभ मार्जिन कम हो रहा है। एड टेक में महामारी के बाद की मंदी में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों को उजागर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अस्थिर नकदी की हानि और बाजार समेकन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहानी है, इसकी चुनौतियों की भी, उपलब्धियां देख ली आप लोगों ने, स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में भी जान लिया है। चलिए, अब आपको कोई सवाल बचा है तो बता सकते हैं। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। धन्यवाद।